Hello, 7th class. Let's welcome to the new session of 2021-22. We are going to start with Geography Chapter 1, that is Environment in its Totality. In this chapter, we are going to cover different topics. First, the main topic आपका है that is Environment and its components. Environment क्या है और उसके components कौन कौन से हैं. Then सब topics आपके इसके अंदर हैं The dynamism of our environment. हमारा environment कितना dynamic है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. Then humans and environment. What is the interaction between human beings and the environment? Then problems of environment. क्या क्या problems हमारे environment को face करनी पड़ रही है either through natural reasons or through human beings. Then sustainable development. ये जो लास्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्चुअली ये चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल कम इन योर फर्दर क्लासेस 10th क्लास. बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 10th क्लास में इंक्लूड होगा इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन ज्योग्राफी. सो गो थ्रू द वीडियोस वेरी केयरफुली, लर्न द चैप्टर. जैसे जैसे आपके वीडियोस आपके पास आते जाएं आप रिविजन करते जाइएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स में. एनवायरनमेंट और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं. सबसे पहले एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग. जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है वो क्या कहलाती है आपका एनवायरनमेंट. वी सी अराउंड अस ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. दो तरह का एनवायरनमेंट हमें आसपास मिलता है. वन इज ह्यूमन मेड एंड अदर इज नेचुरल. नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, पहाड़ है, सनलाइट, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में है. टेबल, चेयर, मोबाइल, फैन, ये सारी ह्यूमन मेड है जो हमने बनाई है. तो दो तरह की चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होती है. The human-made environment includes infrastructure like roads, buildings, factories, bridges, and settlements. It includes the activities, creations, behavior, and relationship among human beings. इसके अंदर हमारी activities भी आती है, हमारी creations तो है ही सी, उसके अलावा हमारा behavior, हमारा relationship among human beings. That all comes under human-made environment. Things under the non-living category include matter and energy like water, air, soil, rocks, as well as temperature, humidity and sunlight. Collectively, they are called the physical or abiotic components of the environment. जितनी भी non-living things हैं वो आपके physical या abiotic components कहलाती है. The biological or the biotic components of the environment. Biological यानी living components आपके कौन कौन से हैं? Plants, animals, microorganisms, we ourselves. There is an interdependence of the two components. दो चीज़ें हैं बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, मीन्स नेचुरल लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंस है. द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट. जो आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो अपने सस्टेन के लिए, अपनी अलग अलग नीड्स के लिए, जितनी भी उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने बायोलॉजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. कौन? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. The physical environment sustains the biological. यानी हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है. The two interact with one another in the biosphere. ये जो सारा इंट्रैक्शन होता है ये बायोस्फीयर में होता है, exchanging matter and energy. Groups of plants and animals depend on each other for shade. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं शेड के लिए, सपोर्ट के लिए या फूड के लिए. The system in which the physical and biological elements jointly operate. जहाँ पर physical and biological, living and non-living, जहाँ पर jointly operate करते हैं, it is known as ecosystem. The growth and life in an ecosystem could be dependent on physical conditions. जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ, उनकी ग्रोथ फिजिकल कंडीशंस पे ही डिपेंड करती है. लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, रेनफॉल, elevation, soil and slope of the land to name a few. We may use the term biomes for describing the different ecosystems on the basis of their plant and animal life. अब हम एक टर्म है बायोम, इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम अलग अलग इकोसिस्टम्स को उनके प्लांट और एनिमल लाइफ के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करते हैं. जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल लाइफ मिलती है उस तरह से उस बायोम का नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि हर तरह के प्लांट, हर तरह के एनिमल लाइफ इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. नाउ व्हाट इज इकोलॉजी? Ecology is the science that studies the interrelationship between the various life forms and their environment. जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं और जो उनका
का एनवायरनमेंट है उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप को जो साइंस स्टडी करती है, जो तरीका है स्टडी करने का, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। ईच ऑर्गेनिज्म इज सूटेड टू अ सर्टेन हैबिटेट। हर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सर्टेन हैबिटेट तक ही अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, हर जगह अडेप्ट नहीं कर पाता। और इमीडिएट एनवायरनमेंट हुज कंडीशंस enable it to grow and reproduce. The type of plants and animals found in the region are determined to a great extent by the physical environment. जो भी पेड़ पौधे हमारे आसपास मिलते हैं, जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, वो डेफिनेटली फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, द प्लांट एंड लाइफ एनिमल लाइफ विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। That is why we find coniferous trees in cold areas। और इसीलिए हमें ऊंचे पहाड़ों पर जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर coniferous trees मिलते हैं, यानी conical shaped trees जिनकी needle like leaves होती हैं, and broad leaf vegetation in areas of heavy rainfall। and जहाँ पर heavy rainfall होती है वहाँ पे पेड़ पौधे आपको broad leaves वाले बड़ी बड़ी पत्तियों वाले मिलते हैं, and high temperature। Polar bears and reindeers are found in very cold regions, and then animal life also changes according to the plant and the environmental conditions। जो कोल्ड एरियाज है वहाँ पर आपको पोलर बेयर, रेनडियर्स ऐसे एनिमल्स मिलेंगे, while giraffe and zebras are found in the tropical grasslands। और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है यानी ट्रॉपिकल एरियाज में जो पाई जाती है, ट्रॉपिकल एरिया मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है दैट इज ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक टू ट्रॉपिक। तो वहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स में जीब्रा एंड जिराफ जैसे एनिमल्स मिलेंगे। Now the subtopic is your the dynamism of an environment। Dynamism of environment क्या है? Any change in the physical environment brings about a change in the biological environment and vice versa। फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होगा उसकी वजह से बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, मीन्स नॉन लिविंग लाइफ को फर्क पड़ेगा तो लिविंग को अपने आप पड़ेगा। The earth surface and landforms undergo changes continuously। अर्थ सरफेस और जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स है इनमें चेंजेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, keeps on going always। The tall Himalayas that began forming some 60 million years ago rose to their present size about 2 million years ago। जिस तरह से हिमालय से जो टॉल हिमालयास हमें दिखते हैं जो 60 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म होना शुरू हुए थे, वो अभी भी बढ़ रहे हैं और माना जाता है 2 मिलियन ईयर्स और लगेंगे उनको अपनी ओरिजिनल साइज तक आने में। They are still rising and are being worn down continuously by rivers। ये अभी भी बढ़ रहे हैं और अगर थोड़ा इरोजन जो भी हो रहा है वो कंटिन्यूसली वहाँ से जो रिवर्स बहकर आ रही हैं, क्योंकि ऊपर जो है स्नो क्लैडेड है, स्नो कवर्ड है पूरा, तो वो मेल्ट होकर जो नदियाँ आती हैं उनके साथ वो इरोड होते जा रहे हैं। एंड ग्लेशियर्स वेरिएशंस इन कंडीशन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर कॉज चेंजेस इन दी बायोस्फेयर। जो भी चेंजेस हमारे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर में आते हैं उसकी वजह से चेंजेस हमारे बायोस्फेयर में आते हैं। अ डायग्राम इज गिवन टू यू ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन सबको मिलाकर बनता है हमारा बायोस्फेयर जहाँ पर हम लोग रहते हैं।